एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जमीन पर कर दिया हमला। एक ऐसा हमला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अब यह मामला पहुंच गया है दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल और कतर की। इजराइल ने पिछले हफ्ते कतर की धरती पर एक ऐसा हमला किया जिसने पूरे गल्फ देशों में हड़कंप मचा दिया। और अब कतर इस हमले का बदला लेने के लिए कानूनी रास्ता अपना रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला समझाएंगे कि आखिर इजराइल ने कतर पर हमला क्यों किया, इस हमले के बाद अब कतर क्या कर रहा है और क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कहानी शुरू होती है पिछले हफ्ते से। खबर आती है कि इजराइल ने कतर की जमीन पर एक जानलेवा हमला किया है। अब आप सोचेंगे कि इजराइल कतर पर हमला क्यों करेगा, तो टारगेट थे कतर में रह रहे फिलिस्तीनी संगठन हमास के लीडर्स। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि हमास के पॉलिटिकल लीडर्स 2012 से कतर में रह रहे हैं और वो भी अमेरिका की सहमति से। कतर एक तरह से मिडिल ईस्ट में बातचीत का एक बड़ा सेंटर रहा है, लेकिन इजराइल ने इस बार सारी लाइनें क्रॉस करते हुए सीधे कतर में ही स्ट्राइक कर दी। हमास ने बताया कि इस हमले में उनके टॉप पॉलिटिकल लीडर्स तो बच गए, लेकिन उनके 5 सदस्य मारे गए। और यहीं पर मामला सबसे ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस हमले में कतर के एक इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर की भी जान चली गई। अब आप सोचिए, किसी देश की जमीन पर हमला हो और उसी देश का सुरक्षा अधिकारी मारा जाए, तो वो देश चुप कैसे बैठ सकता है? और कतर चुप नहीं बैठा। कतर ने इस हमले को गैर कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन बताया है। और इसी के जवाब में कतर के चीफ नेगोशिएटर यानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद अल खुलैफी सीधे पहुंच गए द हेग में उन्होंने मुलाकात की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की प्रेसिडेंट जज तोमोको अकाने से। कतर के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि कतर अब हर वो कानूनी और डिप्लोमेटिक रास्ता खोज रहा है जिससे इजराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। मोहम्मद अल खुलैफी ने खुद भी एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उनकी ये विजिट उस टीम के काम का हिस्सा है जो इजराइल के इस अवैध हमले के खिलाफ कानूनी रास्ते तलाश रही है। अब यहां एक कानूनी पेच है। कतर जो है वो आईसीसी का एक ऑब्जर्वर स्टेट है, फुल मेंबर नहीं। इसका मतलब यह है कि कतर खुद से कोई केस आईसीसी में रेफर नहीं कर सकता। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि कतर ने बाकी अरब देशों और इस्लामिक देशों के साथ दोहा में एक इमरजेंसी मीटिंग की। और इस मीटिंग के बाद इन सभी देशों के गुट ने अपने सदस्य देशों से अपील की है कि वो इजराइल को रोकने के लिए हर संभव कानूनी और प्रभावी कदम उठाएं। यानी कतर दूसरे सदस्य देशों के जरिए आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यह मत सोचिए कि आईसीसी और इजराइल का आमना सामना पहली बार हो रहा है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल ही आईसीसी ने गाजा युद्ध के दौरान युद्ध के अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा शुरू किया था। उन पर जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने और भुखमरी को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप हैं। इतना ही नहीं, आईसीसी ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के कमांडर मोहम्मद डेफ की गिरफ्तारी की भी मांग की थी। हालांकि मोहम्मद डेफ को बाद में इजराइल ने मार गिराने की पुष्टि कर दी थी। यह सब उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जो अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुआ। एएफपी के आंकड़ों के मुताबिक हमास के उस हमले में 1219 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इसके जवाब में इजराइल ने जो सैन्य अभियान गाजा में चलाया, उसमें अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें भी ज्यादातर आम नागरिक ही हैं। ये आंकड़े गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस भी भरोसेमंद मानता है। तो कतर पर हुआ यह हमला अब एक नया कानूनी और डिप्लोमेटिक मोर्चा खोल चुका है। यह सिर्फ हमास पर हमले की बात नहीं है, यह एक देश की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी और हमले की बात है। अब देखना यह होगा कि कतर की यह कानूनी लड़ाई क्या रंग लाती है। क्या आईसीसी इजराइल के खिलाफ कोई नया और सख्त एक्शन लेगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कतर का आईसीसी जाना सही कदम है? और क्या आपको लगता है कि इससे इजराइल पर कोई असर पड़ेगा? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।